लास्ट क्लास तक क्या कहाँ तक हुआ था कि अम्ल और धातु दूसरे से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अम्ल और धातु दूसरे से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लास्ट क्लास तक हम लोग का यहाँ तक हुआ था कि अम्ल और धातु आपस में क्या बनाते हैं? लवण और क्या लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं ना। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। आज हम लोग देखेंगे यहां से कि अम्ल अगर धातु, याद रखना कि अम्ल यहाँ धातु के साथ में अभिक्रिया हुआ था। अब अगला हम लोग है कि अम्ल अगर धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया होगा तो क्या होगा? कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। तो कोई भी अगर धातु, मान लो अगर धातु में कार्बोनेट लगा था, तो कोई भी धातु ले लो, उसमें क्या लगा दो? CO3 लगा दो। अम्ल जैसे कि HCl हो गया, धातु जैसे सोडियम हो गया। ध्यान देना यहाँ पे कार्बोनेट अलग है, धातु अलग है, ठीक है। तो अम्ल हो गया धातु, यानी धातु का यहाँ पे NaCl और कार्बोनेट यानी कि CO3। तो अगर अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो हम लोग केमिस्ट्री के फॉर्म में देखते हो, ये तो चलो हिंदी में लिखा हुआ था। तो HCl अम्ल के लिए HCl का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। धातु जैसे हो गया सोडियम, कार्बन यानी कि CO3। अभिक्रिया करके क्या बनाया? लवण, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाते रहना है। जरूरी नहीं है कि एक दिन में अगर इतना पढ़ के जाए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका मतलब। मेरा कहने का मतलब जरूरी नहीं कि एक दिन में इतना सा पढ़ के जाए। जरूरी ये है एक दिन में इतना ही पढ़ो, लेकिन उसको अच्छा से पढ़ो और उसको इस तरीका से पढ़ो कि अगर वहाँ से क्वेश्चन पूछे तो भाई छूटना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव तुमसे पूछ सकता है। कैसे बन सकता है? तो बताओ, धातु का अम्ल, कोई भी अम्ल अगर धातु कार्बन में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? हो सकता है इतना लंबा लंबा ऑप्शन ना बना या ना भी ऐसा ऑप्शन पूछे, फिर भी हम लोग को दिमाग आगे एक्स्ट्रा चलना है। अगर पूछ दिया तो अम्ल है ना गड़बड़, तो पूछ दिया तो आंसर याद रखना है। लवण का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और जल का भी निर्माण होता है। अब सेम कंडीशन है। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे था कार्बो, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्या अंतर दिख रहा है तुमको? यहाँ पे क्या अंतर दिख रहा है? इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है? यहाँ है कार्बो, यहाँ है बाई कार्बो। इसका मतलब यहाँ अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ मिल रहा था। अब यहाँ पे कोई भी अम्ल किसके साथ मिलेगा? धातु बाई कार्बोनेट के साथ मिलेगा। तो क्या कुछ चेंज हो सकता है? क्या चेंज हो सकता है? यहाँ भी इसी चीज का निर्माण हो रहा था, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ किसका निर्माण हो रहा है? लवण, CO2 और जल का ही तो हो रहा है। कोई अंतर है? अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज बच्चा कैसे होगा? कंफ्यूज ऐसे होगा कि धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया, कोई भी अम्ल अगर धातु कार्बोनेट के साथ में अभिक्रिया हुआ तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड जल मिल रहा था। भाई बाई कार्बोनेट के साथ मिलेगा तो अलग चीज होगा ना, अलग होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? सेम कंडीशन है, दोनों में सेम ही निर्माण होता है। कोई दिक्कत? याद रखना, धातु जैसे कि कोई भी ले लेना, अगर तुमको बाई कार्बन, हाँ एक चीज अंतर हो रहा है यहाँ पे कि बाई कार्बन में HCO3 होता है
जैसे अभी हम लोग देखिए कार्बोनेट के साथ में क्या होता है CO3, लेकिन अगर बाई कार्बोनेट होगा, अगर बाई कार्बोनेट होगा क्या होगा HCO3 लग जाएगा। H का बस अंतर है यहाँ पे, लेकिन निर्माण होता होगा, निर्माण होगा सही। ऐसे समझो धातु कार्बोनेट में Na2 है और धातु बाइकार्बोनेट में Na, ऐसे कहाँ पे? हाँ यहाँ पे ना, धातु बाइकार्बोनेट में Na2 भी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है तुम्हारा क्वेश्चन सही है। अब यहाँ पे संतुलित करके देखो, तो संतुलित करके देख लो कितने HCl, सॉरी यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन एक, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? अगर इसको संतुलित करेगा तो सब में 1 2 मतलब 2 3 तो लग जाएगा। यहाँ पे सोडियम कितना था? यहाँ पे सोडियम कितना है? अब समझ में आया? यहाँ लिखेंगे तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो फिर धातु कार्बोनेट में Na2CO3 है, तो अभिक्रिया करने के बाद देखो हम उसको भी आदि कर लेते हैं। अगर हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, कितने हुए? 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पे ध्यान देना कि सोडियम कितना है यहाँ पे? यहाँ पे एक सोडियम, कार्बन कितना है यहाँ पे? एक, कितनी कार्बन है? अब यहाँ पे कितने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है? 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 3 नहीं है, 2 और 3 नहीं है इधर, तो मामला तो बराबर है, सेट है हम लोग का। क्या चेंजेस करना है, समझ में आया? हमारा क्वेश्चन अच्छा था, लेकिन तुम ये पहले तुम नहीं देखी कौन क्या है कि नहीं है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन उठा दे, समझ में आ गया? हमारा ऑलरेडी ये क्या है? संतुलित है। तो मतलब यहाँ देख के थोड़ा कंफ्यूज हो गई, इसमें लगा दे, इसमें क्यों नहीं लगाया? ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई मतलब कोई गलत नहीं है। यहाँ पे समझ में आ गया ना? कार्बोनेट यानी कि CO3, बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3। अब अगला क्वेश्चन आता है हम लोग का उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? ध्यान देना, परिभाषा कॉपी सामने है ना सबका? परिभाषा क्या बोल रहा है कि जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं तथा जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ध्यान देना, उदासीनीकरण अभिक्रिया ये बोल रहा है कि मान लो, यहाँ देखो परिभाषा एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये है मान लो अम्ल, ठीक है, अब ये है क्या? क्षारक। यही ना बोल रहा है, ये ना क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन तो पहले है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन आंसर बोल रहा है कि जब अम्ल व क्षारक अभिक्रिया करके, यानी कि जब अम्ल और क्षारक एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को प्रभाव को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। अब खत्म करके क्या निर्माण करते हैं? क्या निर्माण करते हैं? जल का निर्माण, जो कि लवण और जल का निर्माण करते हैं। लवण और जल का निर्माण करते हैं, मतलब कि डायरेक्ट आंसर में तुम्हारा जल की बात करें, एक दूसरे को मतलब दूसरे को अभिक्रिया को समाप्त करके क्या निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। सिंपल एग्जांपल आगे परिभाषा एग्जाम में पूछा हुआ है, कभी क्वेश्चन बैंक उसको रीड करना। जब कोई भी अम्ल व क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक दूसरे का प्रभाव क्या करते हैं? समाप्त कर देते हैं। जैसे कि ऐसे समझो, ऐसे समझो। अम्ल स्वाद में कैसा होता है? अभी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। क्षारक स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है, ठीक है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है
और क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, तो आने वाला टेस्ट कैसा मिलेगा, आने वाला स्वाद कैसा होगा? दिमाग लगा, ऑप्शन देते हैं, ठीक है, ऑप्शन तैयार कर देते हैं। ए ऑप्शन खट्टा कड़वा, खट्टा कड़वा, अच्छा दूसरा दिमाग लगाना, ये एक बार समझाने की कोशिश कर रहा है। बी ऑप्शन खट्टा, सी ऑप्शन कड़वा, डी ऑप्शन उदासीन। उदासीन मतलब कि सिंपल, लवन जल, लवन सिंपल, उदासीन मतलब लवन सिंपल। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? हु इज राइट? इसी को समझना है, जो इसको समझ में आ गया। इसका परिभाषा क्या बोला? जब अम्ल व क्षारक एक दूसरे से मिलते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, जब एक दूसरे से मिला तो अपने अपने स्वाद को भुला दिया, अपना अपना जो इसका स्वाद था वो भुला दिया, पता नहीं आने वाला जो बना इससे हो सकता है कुछ मतलब दूसरा स्वाद हो, ना खट्टा हो ना कड़वा हो, स्वाद ही दूसरा हो। स्वाद मान लो जब पानी के जैसा हो स्वाद, बिल्कुल नमकीन नॉर्मल, पानी नमकीन होता है ना नॉर्मल, तो ही बोल रहा है कि जब हम लोग क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो अपने प्रभाव को खत्म करके किसका निर्माण, जल का निर्माण करते हैं। यानी कि अगर अम्ल खट्टा है, अब ये क्षारक कड़वा है, तो जो बना ऑप्शन आने वाला स्वाद कैसा होगा? सिंपल, सिंपल कि ना खट्टा होगा ना खट्टा कड़वा होगा, ना तुम्हारा खट्टा होगा ना कड़वा होगा, सिंपल उदासीन लवण क्या होगा? सिंपल उदासीन है। उदासीन हमेशा क्या होता है भैया? लवण। अब समझ में आया उदासीन की अभिक्रिया किसे कहते हैं? सिंपल है। अब आगे देखते हैं पीएच स्केल का क्या काम है। ये पीएच स्केल है हमारा, ये एक ऐसा स्केल है मान लो, ये दिखाता है इसमें कि कोई भी चीज वो अम्लीय प्रवृत्ति का है या फिर क्षारीय है या फिर लवण है। सिंपल। ये मान लो पीएच स्केल में रेटिंग कितना तक होता है? 14 तक होता है। यानी कि पीएच स्केल में जो रेटिंग होता है इसका 14 तक होता है। थर्मामीटर में कितना तक होता है? थर्मामीटर में रेटिंग कितना तक होता है? थर्मामीटर क्या काम करता है? बुखार को मापता है ना, हमारे टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को मापता है ना। तो थर्मामीटर में रेटिंग कितना होता है? 100। पता नहीं एक्चुअल मतलब देखे वैसा नहीं है, लेकिन 100 से तो पार ही होगा। कभी कभी बुखार 100 से भी पार हो जाता है किसी का। एक बार हम देखे थे, छोटी बच्ची थी, कम से कम 10-11 साल की होगी, और उसको ऐसा बोला जाता है कि उसको बुखार चढ़ गया था सर पे। इसका मतलब सोचो उसको शरीर का टेम्परेचर उस समय कितना होगा जब बुखार में सर पे चढ़ता है। हम ये चीज आँख से देखे हुए हैं। लड़की थी, छोटी बच्ची 10-11 साल की, और बहुत ज्यादा फीवर था, पागल की तरह कर रही थी, ऐसा फील कर रही थी पागल है। इसका मतलब उसका शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा। ऐसा सब बोल रहा था कि उसका बुखार माथा में चढ़ गया, इसलिए उसका बॉडी पूर्ति कंट्रोल में नहीं है। एड़े के बुखार ये पीएच स्केल में रेटिंग कितना तक होता है? 14 तक होता है। पीएच स्केल नाम है, इसे समझना। अगर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 के बराबर होगा तो रेट इसमें पीएच स्केल में क्या बताएगा? उसका प्रकृति कैसा है? उदासीन है। वो उदासीन है मतलब कि लवण। उदासीन मतलब लवण, मतलब सिंपल, उसका कोई स्वाद नहीं, नमकीन के जैसा। नमक खाते, नमक खाते हो ना? नमक में क्या होता है? स्वाद होता है। नमक नहीं डालोगे ना तो कुछ स्वाद नहीं है। लवण की मात्रा होता है ना, लवण होता है ना नमक में। उदासीन क्या होता है ये पूछ रहे हैं। उदासीन का मतलब यार सिंपल समझो, ना खट्टा होगा ना मीठा होगा ना तीता होगा, मतलब स्वाद जो कुछ भी नहीं होगा, उदासीन होगा, नॉर्मल नमकीन की तरह, नमकीन की तरह। तो नमकीन में स्वाद नहीं है।
नमकीन को अब यहाँ पे क्या करता है, ये क्या दिखाता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लवण इस मतलब उदासीन विलयन क्षारीय, जैसे कि चावल ऐसा तीर बनाया हुआ है। ऐसा इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि अगर इस स्केल में रेटिंग अगर 7 से कम दिखाएगा तो इसका प्रकृति कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर स्केल में इसका भाई है, खुशबू के साथ में कौन आती है, बल्थर, उसका भाई है अपना ये वीडियो बना रहा है वीडियो। हाँ बोलती है, बड़ा है ना सुशील। चलो देखो, अगर रेटिंग इसमें पीच स्केल में रेटिंग अगर 7 से ज्यादा दिखा रहा होगा तो उसका प्रकृति कैसा होगा, क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। लेकिन अगर रेटिंग बिल्कुल 7 के बराबर दिखा रहा होगा, बिल्कुल 7 के बराबर दिखा रहा होगा तो मतलब वो क्या होगा, उदासीन विलयन होगा। अगर पीच स्केल 7 से कम होगा तो कैसा प्रवृत्ति होगा, अगर 7 से ज्यादा होगा तो कैसा प्रवृत्ति होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि हमारे जीवन में पीएच का क्या महत्व है, हमारे दैनिक जीवन में पीएच का भी महत्व क्या है, ध्यान समझना, एक ही करके ध्यान से समझना। अच्छा क्वेश्चन है सर, कहाँ से आप पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। यस सर को भी नहीं दिख रहा है, नहीं चैप्टर 2 में ये नहीं है, देखिए तो आप ऐसे सुना लीजिए, निकाल कर तो कह रहे हो ना, यही है दूसरा चैप्टर, नीचे से देखिए थोड़े देखना ऐसा ग्रुप में आप काटी भेजे हैं। या तो क्लास आने से पहले कॉपी जांच कर लिया करो, क्या और कॉपी जांच नहीं करनी हो तो फिर घर ही रहा करो। क्या चैप्टर तुम अच्छा से देखी, तो आप इतना समझा दिए, लेकिन तो इतना लिखवावल है और इतना समझा दिए शुरू से। तुम एब्सेंट रहोगे तो यहाँ क्लास बंद हो जाएगा। बोलते हैं का, समझते हैं का। ये प्लीज इसका तुम्हारे कॉपी में नहीं है, देखने की कोशिश की तो यहाँ से ना चैप्टर तो हम यहाँ से निकाले तो ये सब कुछ नहीं समझा दिए, इधर समझाए। जो कंटिन्यू क्लास है उससे पूछो, जो क्लास कंटिन्यू आया उससे पूछो। वीडियो एक को ग्रुप में डालो होगा, शायद वो पहला चैप्टर का डालो होगा। अभी हमने सारा क्रम लावन का साथ ये तीसरा वीडियो है, ये तीसरा कंटेंट है, यानी कि इसका 2 बार और भी समझा दिए हैं, तीसरा बार है। क्लास में करोगे तो क्या होगा, चलो ध्यान दो। अब हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का बहुत अच्छा खासा महत्व है। एक एक करके समझते हैं, ध्यान से सुनना। हमारे शरीर का कितने पीएच मान के बीच कार्य करता है, हमारा जो शरीर है वो 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है, पहला पॉइंट। अगर क्वेश्चन तुमसे ये पूछेगा एग्जाम में कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, पहला कि हमारा जो शरीर है वो 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। अगर इससे कम होगा तो भी दिक्कत है, इससे ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है। ऐसे बोला जाता है ना कि अगर तुम 4 रोटी खाते हो, अगर तुम किसी दिन 7 खींच लिए तो भी दिक्कत है। 4 क्यों नहीं, तुम्हारे डाइजेशन सिस्टम के लिए दिक्कत है, पाचन के लिए दिक्कत है। अगर 4 रोटी खाते हो 2 रोटी खा ली तो भी दिक्कत है, क्योंकि तुम्हें प्रॉपर भोजन नहीं मिल रहा, नहीं खिलाएगा तो तुम्हें तबियत खराब हो सकता है। अगर मुर्गा मिल रहा तो नहीं, मुर्गा भी दो तो साला आप लोग मुर्गा
दूसरा पॉइंट, मैं खाते तो मैंने कहा मुर्गा पर वर्षा का जो जल होता है, जो वर्षा का जल होता है, बरसात का वर्षा का जल का पीएच मान अगर 5.6 से कम हो तो अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा होती है, ध्यान देना। अम्ल वर्षा के बारे में सब पढ़ा होगा। अम्ल वर्षा बहुत ही खतरनाक हालांकि होता है। अगर वर्षा का जल का पीएच मान, अगर बरसात का जो बरसात होता है अगर उसका पीएच मान अगर मापोगे, अगर 5.6 से कम होगा तो वर्षा कैसा होगा? अम्लीय वर्षा होगा। अम्लीय वर्षा बहुत ही खराब होता है। जैसे मान लो अगर फसल उसल पे गिर गया तो सारा फसल क्या होता है? पानी होने लगा ना तो कब होगा अम्लीय वर्षा? अम्लीय वर्षा तो क्या होगा? भगवान जी कह के भेजे, देखो अम्लीय वर्षा हो रहे हैं, तुम अब फसल उसल काट लेना। तो वैज्ञानिक पता होगा अगर जितनी ज्यादा तुम्हारे धरती पे पॉल्यूशन होगा, अम्लीय वर्षा होने का चांसेस ज्यादा है। बताइए ना कब होता है? जैसे अगर यहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा फैलाएंगे, जैसे कि गाड़ी घोड़ा पूरा चल रहा है तो उसका धुआं कहाँ जाएगा? वायुमंडल में जाएगा। अगर हम कंपनी चला रहे हैं, कंपनी का धुआं कहाँ जाएगा? वायुमंडल में जाएगा। ऊपर जाता है सब, कहाँ जाएगा? नीचे नहीं जाता है। नीचे कैसे रह जाता है? नीचे कैसे रहता है? जाता है कहाँ? वायुमंडल में मिक्स हो जाता है। अभी आगे जाके ऊपर मोनोऑक्साइड कुछ गैस बनाता है, जो भी फलन ढंग बनाता है, जाके बादल से मिलता है, जो कि वर्षा होता है, जो कि जहरीली वर्षा होता है। इसलिए हम लोग अम्लीय वर्षा के नाम से जानते हैं। अगर ये फसल पे गिर गया, फसल खराब हो जाएगा। जो घर होता है ना, घर का बाजू पेंट होता है, अगर अम्लीय वर्षा घर पे हो गया तो पेंट सारा क्या होगा? उड़ जाएगा। जो माल मवेशी बांधा हुआ होता है, अगर उसके सर पे गिर गया तो उन लोगों का बाल क्या होता है? धीरे धीरे झड़ जाता है। हम लोग के ये ऐसे बोल सकते हैं कि जो बच्चा लोग का घाव होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि देखो बरसाती घाव है, हम लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं ना, बरसाती घाव है। हो सकता है अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा हो, क्योंकि वो तो खतरनाक है। अम्लीय वर्षा यानी कि बहुत सारा खतरनाक जहरीला गैस मिला हुआ है, हो सकता है हमारे बॉडी को पड़ रहा हो सकता है। शुद्ध पानी होता है सर जी। हाँ, हालांकि बरसात का पानी सब तो शुद्ध पानी है। कैसे? पूरा खराब लगता है ना, पीला टाइप पे निकलता है, बहुत अच्छा रहता है। तुम्हारे लिए खराब, वो तुम्हारे लिए खराब है। जो साइंस कहता है, साइंस क्या कहता है? बरसात का पानी सब साइंस बहुत खराब है, हमको पता है साइंस। बरसात के पानी से दाल बनाना चाहिए। कुछ भी बना लो। चलो तीसरा पॉइंट देखो। चलो आगे देखो। तीसरा पॉइंट देखो, यहाँ नहीं, तीसरा पॉइंट को यहाँ लिख रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ बोल रहा है हमारे मुंह का पीएच मान, यानी कि मुंह का पीएच मान, मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो तो प्रारंभ हो जाता है। ध्यान देना। अगर हमारा जो मुंह है ना, अगर उसका पीएच मान 5.5 से अगर कम हो जाएगा, 5.5 से अगर कम हो जाएगा तो हमारा क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा, मतलब दांत खराब होना शुरू हो जाएगा, मुंह खराब होना शुरू हो जाएगा। तो फिर दंत पदार्थ क्या होगा? दंत पदार्थ जैसे बहुत सारे लोग खाना खाते हैं ना, खाना खाते हैं तो खाना खाने के बावजूद भी ऐसा बोला गया है कि पानी, मतलब खाना खा के जब पानी पीते हैं उसके बावजूद भी ऐसा बोला जाता है कि हमारे दांत पे लाखों करोड़ों छोटे छोटे जीवाणु बैठे हुए रहते हैं, जिसके कारण वो अपना इम्यूनल क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जिसके कारण दांत क्या होता है, पीलापन पड़ना धीरे धीरे शुरू हो जाता है, उससे दांत खराब हो जाता है। साइंस कहता है कि 2 टाइम ब्रश करना चाहिए। फर्स्ट बिफोर ईटिंग मील, यानी खाना खाने से पहले, देन
आफ्टर मतलब बिफोर स्लीप। सब ग्रुपों में इंग्लिश में गाना लिख के भेजते हैं, आता है आपको इंग्लिश पढ़ने? ऐसा दंत अस्थि छे, दंत अस्थि छे, अस्थि छे। बताएंगे बता देंगे माइंड में। ये तीसरा पॉइंट था। पीएच मान अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो मतलब 6 होना शुरू हो जाता है, मतलब कि दांत खराब होना क्या होता है शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट चौथा पॉइंट, देखो चौथा पॉइंट अच्छा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि मधुमक्खी का डंक मधुमक्खी का डंक में मैथनोइक अम्ल होता है। मैथनोइक अम्ल होता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बना? मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मैथनोइक अम्ल। ये इतना खतरनाक अम्ल होता है ना भैया, जब ये छोड़ता है ना हमारे शरीर में, हमें दर्द होना और जलन होना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है ना कि मधुमक्खी काटता है तो जलन होता है ना, जलन। ये मधुमक्खी के डंक को हमारे बॉडी में छोड़ने का कारण होता है। वो अपने डंक के साथ में क्या छोड़ता है? एक प्रकार एक अम्ल छोड़ता है, उस अम्ल का नाम है मैथनोइक अम्ल। मैथनोइक अम्ल ये एक प्रकार का मतलब अम्ल होता है जो हमारे बॉडी में जाकर क्या करता है? छोड़ देता है, जिसके कारण मतलब कि वो दर्द और ये जलन होना शुरू हो जाता है। अगला छठा पॉइंट है, सॉरी पांचवा पॉइंट है कि खेत को अच्छी उपज के लिए अगर अम्ल की बात हम लोग समझ रहे हैं पीएच का महत्व, तो जैसे फसल उगता है ना, फसल फसल उगाने के लिए, एक अच्छा फसल उगाने के लिए एक अच्छा पीएच मान होना बहुत जरूरी है। ज़्यादा कम भी हुआ तो भी फसल अच्छा से हो नहीं पाएगा, ज़्यादा हुआ तो भी फसल अच्छा से हो नहीं पाएगा। यानी एक अच्छी उपज के लिए एक अच्छा पीएच होना बहुत जरूरी है। अभी तो धान रोपाने का टाइम है ना, है मूंग। वो खेती करने वाले जाने, खेतिहर तो हम भी हैं, लेकिन हमको उतना नहीं पता है। हमको बस इतना पता है कि अभी बिहन रोपाने का टाइम है। सर तो बिहन बुनाता है तब रोपाता है, हाँ, तो डायरेक्ट नहीं हो सकता है। तो अच्छा है भैया, जब बिहन आगे बुनाता है फिर वो इतना बड़ा हो जाता है, फिर कबाड़ के जाके रोकते हैं, तो बीजे में बुन देंगे तो वही ना के बाद धान हो जाएगा। नहीं अच्छा बैगनी से फिर रोपाता है ना, तो लेकिन उसको पता क्या गाछ होगा? रोकते हैं। पता क्या होगा? उसमें वो अच्छी फसल नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसा मुझे नहीं पता कैसे। गाढ़ा के चलते हाँ, तो गेहूं कैसे हो हाँ, जाता है? ये भी पॉइंट हो सकता है कि जो बिहन जो बुनाता है वो ज्यादा घना होता है। फिर बुत गया घना का मतलब क्या होता है? पूरा एकदम घना का मतलब सर तो गेहूं फिर कैसे बुनाता है और हो जाता है? गेहूं फिर देखिएगा बिहान छोड़ दीजिएगा ना तो एकदम अजब के उसमें धान को धान लगा बिहान में अच्छा नहीं होता है। यानी कि घना के कारण वो फसल हो सकता है ना हो बिहान छोड़िएगा ना तो देखिएगा उसमें बेकार को धान लगा ज्यादा नहीं। सर बताइए ना, तो सुनो हमें क्या पता? अब तो शुरू से मतलब बता- गेहूं रोपाता है ना वैसे नहीं ना होता है, खाली बुनाता है ना गेहूं। हाँ, तो धान को क्यों ऐसे तो किया जाता है?
बेच दूंगा क्यों? किसान से पूछना पड़ेगा। आप भी नहीं किसान? किसान हम भी हैं, लेकिन ज्यादा कोई हमको इस चीज के बारे में ज्यादा पता नहीं। ये सारा चीज समझ में आ गया ना? अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो कोई पूछ सकता है, अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो कोई पूछ लो। सोनू के नहीं समझते हैं। हाँ? सोनू कहाँ नहीं समझ में आया? कहाँ समझ में नहीं आया सोनू? समझ में आया ना? अभी भी खत्म करने में कम से कम 2 क्लास लगेगा। 2 नहीं, कोशिश करेंगे कि क्लास में खत्म कर दें। आई मीन कल कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि ज़्यादा एक ही दिन में अगर ज़्यादा वो सब पढ़ लेंगे तो नहीं होता है, आउट ऑफ माइंड हो जाता है। एक दिन में नहीं होता ना। 2 दिन जैसे मकई में पाता है तो उसको 2-3 बार तोड़ा क्यों जाता है? तोड़ना है ना। सब तो आप दादा सब पूरा के लहसुन क्यों फोड़ा जाता है, प्याज क्यों फोड़ा जाता है, सब सुतार पड़ा तो दादा हमको नहीं पता तो उसी तो क्या करूं? पालक की मछली हमरा कौन पागल से मछली ये ना बोल रहा है। लॉक करो।